नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। अगर किसी क्लास की तुलना अक्सर नेक्रोमेंसी से की जाती है तो वह बीस्ट टैमर क्लास होगी। इसका कारण सरल था, उनमें आश्चर्यजनक रूप से कई समानताएं थीं। इन दोनों को आमतौर पर सहायक वर्गों के रूप में देखा जाता था जो सत्ता के लिए बाहरी ताकतों पर निर्भर थे। दोनों के पास अनुबंध के तहत निर्धारित समय था और दोनों ही प्रत्यक्ष युद्ध में अपनी अपनी क्षमता का सही इस्तेमाल कर सकते थे। इसीलिए इन्हें दुर्लभ श्रेणी की श्रेणियां माना जाता था। भले ही प्रति स्तर 4 विशेषता अंक न होते, फिर भी ये श्रेणियां सरल नहीं थीं। शारीरिक कौशल पर केंद्रित सामान्य श्रेणी की कक्षाओं को भी आमने सामने की लड़ाई में उन्हें हराना मुश्किल लगेगा। बेशक इसका एक बड़ा कारण प्रत्येक स्तर के लिए निर्धारित विशेषता अंक थे, लेकिन कुल मिलाकर दोनों समान कक्षाएं अपनी ही श्रेणी में थीं। माइकल को बीस्ट टैमर क्लास में कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी, कम से कम शुरुआत में तो नहीं। उसे हमेशा से ही इसके काम करने के तरीके के बारे में स्वाभाविक जिज्ञासा रही थी, लेकिन वह जिज्ञासा बस जिज्ञासा ही थी, एक साधारण रुचि। वह एक जादूगर था, उसका रास्ता तय था, लेकिन जब उन्हें अपनी प्रतिभा का बेहतर एहसास होने लगा तो चीजें बदल गईं। नेक्रोमेंसर और बीस्ट टैमर को अक्सर एक ही सिक्के के दो पहलू माना जाता था। एक मृतकों से निपटता था, दूसरा जीवितों से। दोनों बाहरी शक्तियों पर निर्भर थे और दोनों ही बेहद शक्तिशाली बन सकते थे। माइकल की प्रतिभा ने उन्हें अपनी आत्मा से जुड़ी किसी भी चीज को विकसित करने की क्षमता प्रदान की। सैद्धांतिक रूप से यह अत्यधिक शक्तिशाली प्रतीत होता था, लेकिन वास्तविकता ने माइकल को अपनी सीमाओं से अवगत करा दिया। क्योंकि उसकी श्रेणी केवल मृत प्राणियों के साथ आत्मा का संबंध स्थापित करने की अनुमति देती थी, इसलिए इस प्रतिभा का उपयोग शुरू से ही सीमित था। वह यूं ही वस्तुओं, जानवरों या यहाँ तक कि मनुष्यों से भी आत्मा का संबंध स्थापित नहीं कर सकता था। वह अपनी कक्षा में अनुमत सीमाओं में बंधा हुआ था, और मरे हुए प्राणी, हालांकि मजबूत और बहुमुखी थे, उनकी अपनी सीमाएं भी थीं। शायद ये कहना थोड़ा गलत था कि उनकी कुछ सीमाएं थीं, लेकिन जहां एक और मृत व्यक्ति कुछ ऐसा कर सकते थे जो वे नहीं कर सकते थे, वहीं जीवित व्यक्ति ऐसा कर सकते थे। और माइकल को इसकी चिंता इसलिए नहीं थी क्योंकि वह जीवित राक्षस बनाना चाहता था, बल्कि इसलिए कि अगर उसे अपनी आत्माओं को अन्य चीजों से जोड़ने की विधि मिल जाती, तभी उसकी प्रतिभा अपनी असली क्षमता दिखा पाती। और अब बीस्ट टैमर क्लास में एक लड़की थी। ऑरोरा के संसाधनों के बावजूद भी माइकल कभी भी अपनी आत्मा को किसी जीवित प्राणी से जोड़ने का रास्ता खोजने के इतने करीब नहीं आया था। जहां तक उसकी बात है, उसके स्वयं को विकसित करने का एकमात्र कारण वह दुर्लभ आत्मा को पोषण देने वाला खजाना था जिसे उसने जादूगर लियान के साथ अपनी यात्रा के दौरान ग्रहण किया था। उस फल ने शरीर और आत्मा के बीच के बंधन को मजबूत कर दिया था, जिससे वह अपने आंतरिक सार को अधिक आसानी से महसूस कर पाता था। इसके बिना शायद वह कभी भी इतनी जल्दी खुद को विकसित करने में सक्षम नहीं हो पाता। बेशक इस बात की संभावना थी कि ड्यूक की बेटी द्वारा इस्तेमाल किया गया तरीका माइकल की उम्मीदों के मुताबिक काम न करे या फिर उसके लिए बिल्कुल भी काम न करे। और अगर ऐसा हो भी जाए तो शायद इससे उसे केवल जीवित प्राणियों से जुड़ने की ही अनुमति मिल पाएगी। फिर भी इस विचार मात्र से ही वह रोमांचित हो जाता था। अगर उन्हें वह तरीका पता चल जाए तो बहुत अच्छा होगा। माइकल ने धीरे से सांस छोड़ी। यह महज एक राजनीतिक बैठक नहीं रह गई थी, ये कुछ और ही था। अवसर, जरूरी नहीं कि यह रोमांटिक हो, हालांकि ड्यूक को स्पष्ट रूप से इसकी उम्मीद थी। अगर माइकल उसके माध्यम से बीस्ट टैमर्स के बारे में और अधिक समझ पाता, तो शायद, बस शायद, वह अपनी कक्षा की मूल सीमा को दूर करने का कोई तरीका ढूंढ पाता। जीवित प्राणियों के साथ संबंध स्थापित करना। उसे अभी यह नहीं पता था कि यह संभव है या नहीं, लेकिन डिटेक्ट ने उसे एक उम्मीद की किरण दिखाई थी। और वह ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो चिंगारी को नजरअंदाज कर दे। ड्यूक अब भी उसे देख रहा था, उसके चेहरे से वह हल्की सी मुस्कान अभी भी पूरी तरह से गायब नहीं हुई थी। तुम्हारे चेहरे पर ऐसा भाव है जैसे तुम्हें अभी अभी कोई महत्वपूर्ण बात समझ आए हो, ड्यूक ने धीरे से कहा। माइकल ने उसकी ओर देखा, उसके होंठ हल्के से कस गए। मुझे लगता है मैंने किया। माइकल ने उन दरवाजों की ओर देखा जहां से एरियन बाहर निकली थी। काफी देर तक वह कुछ नहीं बोला। माइकल ने एक बार फिर ड्यूक की आंखों में देखा। समय, मैं बस यही मान रहा हूं, उन्होंने कहा। ड्यूक की मुस्कान धीमी थी लेकिन सच्ची थी। तो चलिए देखते हैं कि समय तुम दोनों का क्या हाल करता है। ड्यूक ने एक बार सिर हिलाया, मानो चुपचाप किसी बात की पुष्टि कर रहे हो, फिर खड़े हो गए। उन्होंने अपने लंबे चोगे की आस्तीन ठीक की और माइकल की ओर एक ज्ञान भरी नजर से देखा। उन्होंने कहा, मैं दस्तावेज तैयार करवा दूंगा, जमीन, मालिकाना हक, सब कुछ। कोई जल्द ही आपसे संपर्क करेगा। माइकल विनम्रतापूर्वक खड़े हुए। धन्यवाद महाराज। धन्यवाद की कोई आवश्यकता नहीं है, ड्यूक ने उत्तर दिया और पहले ही बाहर निकलने की ओर चल पड़े। ड्यूक ने धीमी सी हंसी हंसते हुए कमरे से बाहर निकल गए। उनके पीछे भारी दरवाजे धीरे से बंद हो गए और बस इसी तरह माइकल अकेला रह गया। ड्यूक की अनुपस्थिति में हॉल में सन्नाटा और गहरा गया। माइकल धीरे से वापस बैठ गया, उसकी उंगलियां आर्मरेस्ट पर हल्के से टिकी हुई थीं। वह अब इसे नकार नहीं सकता था, वह उत्सुक हो गया था। प्रेमप्रसन के विचार से नहीं, हालांकि एरियन निस्संदेह आकर्षक और सुंदर थी। न ही कुलीन परिवार में विवाह से मिलने वाले पद और धन से। किसी जीवित प्राणी के साथ सीधा आत्मिक संबंध। वह अनमने ढंग से पॉलिश की हुई लकड़ी पर अपनी उंगलियां थपथपा रहा था, उसके मन में विचारों का भंवर चल रहा था। अगर वह एरियन को विधि साझा करने के लिए राजी कर सके, या कम से कम उसे करके दिखाने के लिए, तो वह शायद उस विधि से पीछे की ओर काम कर सके।
हालांकि अब जब उसने इस बारे में सोचा तो अगर यह उसके लिए काम नहीं करता तो उसके पास अन्य विकल्प भी थे। मैजलियान, अब वह आदमी उसका ऋणी था, एक नहीं बल्कि कई एहसानों का। अगर माइकल सही अनुरोध करे तो बूढ़ा जादूगर उसे एक सुखद आश्चर्य दे सकता है। माइकल के दिमाग में अभी भी कई विचार चल रहे थे कि तभी हॉल के दरवाजे चरमराते हुए फिर से खुल गए। इस बार यह ड्यूक नहीं बल्कि पीटर था। उस व्यक्ति ने एक हाथ में चिकना गहरे रंग का चमड़े का ब्रीफकेस पकड़ रखा था। लॉर्ड माइक नॉर, पीटर ने आदरपूर्वक सिर हिलाते हुए कहा, मैं आपके दस्तावेज ले आया हूँ। पीटर के पास आने पर माइकल खड़ा हो गया और उसने ब्रीफकेस माइकल को सौंप दिया। इसमें आपकी नई उपाधि का औपचारिक प्रमाण और साथ ही आपके क्षेत्र के पूर्ण स्वामित्व को दर्शाने वाले दस्तावेज शामिल हैं, पीटर ने समझाया। ये सब ड्यूक के अधिकार के तहत हस्ताक्षरित, मुहरबंद और पंजीकृत है। माइकल ने ब्रीफकेस स्वीकार कर लिया। पीटर ने आगे कहा, यदि आप अपने क्षेत्र की यात्रा करना चाहें तो कृपया हमें पहले से सूचित कर दें। ड्यूक ने अनुरोध किया है कि आपके प्रस्थान से पहले उन्हें सूचित किया जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि आपका किसी भी समय स्वागत है और वे आपके पुनः आगमन की प्रतीक्षा करेंगे। आपके आतिथ्य सत्कार की सराहना करता हूँ। पीटर ने हल्की सी मुस्कान दी। माइकल एक पल के लिए हिचकिचाया। क्या मुझे किसी और काम के लिए भी बुलाया जा रहा है? उसने पूछा। पीटर एक पल के लिए कुछ ज्यादा ही रुक गया, इतना समय कि वह छिपे हुए अर्थ को समझ सके। नहीं, लॉर्ड माइक नॉर, पीटर ने सहजता से कहा, बस इतना ही। क्या मैं एक गाड़ी का इंतजाम करूं? माइकल ने कृतज्ञतापूर्वक सिर हिलाया। कृपया, पीटर ने थोड़ा झुककर माइकल को अपने पीछे आने का इशारा किया। जब वे हवेली के खूबसूरती से नक्काशी किए गए हॉल से गुजर रहे थे, माइकल चुप रहा। उसे बोलने की जरूरत नहीं थी। चुप्पी उसे भा रही थी, उसे सब कुछ समझने का मौका दे रही थी। बैठक उम्मीद से कहीं बेहतर रही। वह तो बस अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने और शायद जबरन शादी को टालने की उम्मीद से ही आया था। जब वे बाहर निकले तो हवेली के मुख्य द्वार उनके लिए खोल दिए गए। आंगन में 2 रथ खड़े थे जिनके किनारों पर ड्यूक के झंडे के रंग अंकित थे। पीटर ने एक दरवाजे की ओर इशारा किया और ड्राइवर तुरंत नीचे कूदकर दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ा। माइकल को एहसास हुआ कि सबसे पहले उन्हें यहां लाने वाला ड्राइवर ही था। घर वापस आ गए हैं सर माइक? पीटर ने पूछा। माइकल ने सिर हिलाया। हाँ, घर। गाड़ी में कदम रखते हुए पीटर ने आखिरी बात कही, आपका दिन मंगलमय हो महोदय। माइकल ने हल्की सी मुस्कान दी। दरवाजा बंद हो गया और गाड़ी चलने लगी। अंदर जाकर माइकल ने आखिरकार खुद को खुलकर सांस लेने की इजाजत दी। यात्रा शांतिपूर्ण रही। इक्का दुक्का जिज्ञासु निगाहों के अलावा सब कुछ सुचारू रूप से चला और माइकल जल्द ही घर वापस आ गया। वह भी ठीक से अपने बिस्तर पर लेटा ही था और दिन भर की घटनाओं पर विचार करने की तैयारी कर रहा था कि तभी दरवाजे पर दस्तक की आवाज गूंजी। ये सर्वश्रेष्ठ था। क्या बात है एस? माइकल ने उस युवक को भावहीन निगाहों से देखते हुए पूछा। पब फ्यूचर एड्स। मेरे स्वामी, आपसे दोबारा मिलने कोई आया है। उसने अपना परिचय मास्टर युआन के रूप में दिया है। माइकल की पहले की उदासीन निगाहें अब तेज हो गईं। मास्टर युआन? जी महाराज। वह जो पहले भी आ चुका है? जी महाराज। माइकल की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। इसमें कोई शक नहीं था, ये निश्चित रूप से वही मास्टर युआन थे जो मैजलियान के निजी सहायक थे। एक पल भी बर्बाद किए बिना वह बिस्तर से उठा और तेजी से नीचे की ओर चला गया। और जैसा कि उम्मीद थी, अपने हमेशा की तरह शांत और संयमित मुद्रा में धैर्यपूर्वक बैठक कक्ष में स्वयं वह व्यक्ति बैठा था। मास्टर युआन ने अपना उद्देश्य बताने में समय बर्बाद नहीं किया। वे एक संदेश देने आए थे। महान जादूगर लियान ने उन्हें शुभकामनाएं दी थीं। माइकल तुरंत समझ गया, ये टाइटन पोशन के बारे में था। बाहर कदम रखे बिना ही उनकी तीव्र इंद्रियों ने पास ही में एक रथ के खड़े होने का आभास कर लिया था। फिर भी उन्होंने विनम्रतापूर्वक सिर हिलाया और कहा, मैं जादूगर लियान से जल्द ही मिलूंगा। मैं उन्हें ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करवाऊंगा। जैसे ही उसने ये कहा, उसने मास्टर युआन के चेहरे के भाव में एक सूक्ष्म बदलाव देखा, असंतोष की एक झलक जो तुरंत ही अभ्यासपूर्ण शांति के नीचे दब गई। मामूली तनाव के बावजूद मास्टर युआन का रवैया सम्मानजनक बना रहा। वास्तव में वे अपनी पिछली यात्राओं की तुलना में कहीं अधिक विनम्र प्रतीत हुए। यह उसी तरह का बड़ा हुआ सम्मान था जो माइकल ने आज से दूसरों में देखा था, और माइकल को इस बात पर संदेह था कि ऐसा क्यों हो रहा है। मास्टर युआन वहां ज्यादा देर नहीं रुके। उन्होंने झुककर अभिवादन किया और धीमी आवाज में विदाई का संकेत देते हुए वहां से चले गए। माइकल अपने कमरे की ओर वापस चला गया। अंदर पहुंचने के बाद वह बिस्तर पर बैठ गया और फिर अपने भंडारण स्थान में हाथ डाला। एक क्षण बाद उसके हाथों में एक डिब्बा प्रकट हो गया। उसने कुंडी खोली और धीरे से ढक्कन उठाया। अंदर 3 चीजें थीं। सबसे पहले टाइटन पोशन। सच कहूं तो अगर यह बात ना होती कि इसका इस्तेमाल आम लोग नहीं कर सकते और माइकल को ये पता ना होता कि इसका उस पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, तो वह इसे मैजलियान को देने से पहले दोबारा सोचता। माइकल चुपचाप उसे देखता रहा। फिर उसने अपनी नजर डिब्बे में रखी बाकी 2 चीजों पर डाली। 2 किताबें, दोनों मार्शल आर्ट से संबंधित। पब फ्यूचर एड्स। उसने उन दोनों को फिर से देखा। बर्सेक और घोस्ट ट्विन स्टेप्स। एक ताकत के लिए, एक गति के लिए। मैं यहाँ दोनों का अभ्यास नहीं कर सकता, माइकल ने बुदबुदाते हुए कहा, लेकिन एक बार जब मैं उनमें महारत हासिल कर लूंगा तो वे मेरी करीबी लड़ाई की क्षमता को काफी हद तक बढ़ा देंगे। उसने नियमावली और औषधि को वापस डिब्बे में रख दिया, फिर उसे वापस अपने भंडारण स्थान पर रख दिया। ये सब हो जाने के बाद उसने अपनी स्टेटस स्क्रीन खोली और अपनी प्रतिभा पर ध्यान केंद्रित किया। उसकी नजर तुरंत उसके संचित अंकों पर पड़ी। 3634 विकास अंक, 20 मरे हुए प्राणियों को असाधारण श्रेणी में विकसित करने के लिए पर्याप्त। माइकल को पूरा यकीन था कि इससे उसे परफेक्ट रेटिंग मिल जाएगी, लेकिन वह संतुष्ट नहीं था। उसे और भी कुछ चाहिए था। ये बिंदु पर्याप्त नहीं थे।
उसे ये देखना था कि क्या वह और अधिक प्राप्त कर सकता है। उसके पास रैंक 2 पर पहुंचने के लिए 1 महीने से भी कम समय बचा था। तकनीकी रूप से वह इसे कभी भी कर सकता था, लेकिन माइकल इसे बिल्कुल सही समय पर करना चाहता था। 10 दिन, उसने खुद को यही अवसर दिया था। 10 दिनों में निश्चित रूप से वो पदोन्नति प्राप्त कर लेगा। फिलहाल उसे ऐसी सामग्री की तलाश शुरू करने की जरूरत थी जो उसके कुछ मरे हुए प्राणियों में उत्परिवर्तनकारी विकास को प्रेरित कर सके। सवाल यह था कि क्या मैजलियान की मदद ली जाए या फिर खुद वास्तविक दुनिया में उन्हें खोजा जाए। दूसरा विकल्प बेहतर प्रतीत होता था। फिर वो भी है, माइकल ने सोचा, इतने सारे मरे हुओं को असाधारण श्रेणी में विकसित करने से निश्चित रूप से ध्यान आकर्षित होगा। अगर मैं सावधान नहीं रहा तो हंगामा मच जाएगा। इसका मतलब यह था कि उसे उससे पहले अपने नए क्षेत्र में अच्छी तरह से बस जाना था और साथ ही ड्यूक की बेटी के साथ बातचीत शुरू करनी थी और उससे पशु प्रशिक्षक वर्ग के बारे में अधिक जानने की कोशिश करनी थी। माइकल जानता था कि वह इसे और लंबा नहीं खींच सकता। कल मैं मैजलियान से मिलने जाऊंगा, उसने फैसला किया। दिन का दूसरा आधा हिस्सा ऑरोरा में पदोन्नति की तैयारी में बिताऊंगा, फिर परसों ड्यूक से मिलकर उन्हें अपने प्रस्थान की सूचना दूंगा और उनकी बेटी के करीब आने की कोशिश करूंगा। योजना तैयार करने के बाद माइकल को अधिक सहज महसूस हुआ। उसने अपनी स्टेटस स्क्रीन बंद कर दी और ध्यान शुरू करने ही वाला था कि तभी वह रुक गया। ऑरोरा में अभी सुबह का समय था। अगर वह जल्दी करे तो शायद उसे आंटी मिया का खाना गर्मागर्म ही मिल जाए। जैसा कि माइकल को उम्मीद थी, ऑरोरा में अभी भी सुबह का समय था। बर्तन में गर्म खाना था, लेकिन घर में उसके अलावा कोई और नहीं था, सिर्फ वह और उसका मृत साथी। इस बात से पहले से ही परिचित माइकल ने चुपचाप अपने लिए खाने की एक थाली तैयार कर ली। उनकी मौजूदा स्थिति को देखते हुए उन्हें हर दिन खाने की जरूरत नहीं थी। भोजन अब उतना जरूरी नहीं रह गया था जितना पहले हुआ करता था, और अगर कभी जरूरत भी पड़ती तो वह कई दिनों तक उपवास रखने के बाद या फिर अत्यधिक परिश्रम के बाद ही संभव था। इसके अलावा आम लोगों द्वारा खाए जाने वाले साधारण भोजन से भी उसे कोई खास फायदा नहीं हुआ। यहाँ तक कि राक्षसी मांस या अलौकिक सामग्री का भी बड़ी मात्रा में सेवन करना पड़ता था। यह वे पर्याप्त रूप से उच्च गुणवत्ता की होनी चाहिए थी ताकि कोई वास्तविक फर्क पड़ सके। फिर भी माइकल ने खाना खाया। खाने के शौकीन को खाने के लिए भूखा रहने की जरूरत नहीं थी। इसके अलावा आंटी मिया के हाथ का बना खाना खाने से उसे अपने परिवार से जुड़ाव महसूस करने का एक छोटा सा तरीका मिल जाता था। जैसे जैसे उसकी शक्ति और जिम्मेदारियां बढ़ती गईं, वह खुद को भटकता हुआ महसूस करने लगा, चाहे वह कितना भी विरोध करे। रिश्ता तो कायम था, लेकिन साथ बिताया गया समय कम होता जा रहा था। कभी कभी उसे आंटी मिया की आंखों में इस वजह से उदासी दिखाई देती थी। जहां तक लिली की बात है, शायद उसे उसका व्यस्त रहना ही पसंद था। जब भी माइकल मूल दुनिया में लौटता था, वह हमेशा ये सुनिश्चित करता था कि लिली अपना प्रशिक्षण जारी रखे और उसकी साधना सही दिशा में चलती रहे। एक भाई होने के नाते उसे भी कुछ चिंताएं थीं। ऑरोरा उतना सुरक्षित नहीं था जितना कि उसके नागरिक मानते थे, खासकर राक्षसी अलौकिक शक्तियों की घटना के बाद। आज भी कई लोग शांति के भ्रम से चिपके हुए थे। माइकल को अपनी चिंता नहीं थी। उसके पास जीवित रहने की शक्ति थी। अगर वह शक्ति भी विफल हो जाती तो शायद वह मृत्यु का पात्र होता। लेकिन उसका परिवार अलग था। वे अब भी कमजोर थे। हालांकि उसने मरे हुए लोगों को चुपचाप उनकी रक्षा करने का काम सौंपा था, लेकिन व्यक्तिगत शक्ति का होना हमेशा अधिक सुरक्षित होता था। दुर्भाग्यवश वह ताकत हासिल करना कहने से कहीं ज्यादा मुश्किल था। अब फ्यूचर एड्स। खाना खाते समय माइकल के मन में कई विचार कौंधे जो अंततः ड्यूक एवरमून की बेटी पर आकर रुक गए। उसे जानवरों को वश में करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि उसे मरे हुओं में कोई रुचि नहीं थी। नहीं, जादू टोना ही उसकी बुनियाद थी और इसे छोड़ना मूर्खता ही होती। वह बहुत आगे बढ़ चुका था, बहुत कुछ हासिल कर चुका था। अब किसी अनुभवहीन पशु प्रशिक्षक बनना सरासर बेवकूफी होगी। इसका मतलब यह नहीं था कि पशु वशीकरण उसके लिए बेकार था, लेकिन एक हद तक जीवित राक्षसों का होना आशीर्वाद से ज्यादा बोझ भी साबित हो सकता है। आखिरकार वो उन्हें रखेगा कहाँ? क्या आप अधोलोक में हैं? भले ही बीस्ट टैमर्स के पास अपने जानवरों को रखने के लिए किसी प्रकार का भंडारण स्थान होता, फिर भी उसे चिड़ियाघर चलाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसका लक्ष्य अपने मरे हुए साथियों की जगह नए साथी लाना नहीं था। वह वास्तव में जो चाहता था वह था अपनी आत्मा को मरे हुए लोगों से परे की चीजों से जोड़ना। यही मुख्य बात थी। अगर वह ऐसा कर पाता तो उसकी प्रतिभा आखिरकार अपनी पूरी क्षमता दिखा पाती। इससे उसे लचीलापन मिलता। वह सिर्फ राक्षसों से ही नहीं बल्कि इंसानों से भी जुड़ पाता। आंटी मिया और लिली जैसे लोग। उच्च कोटि का इंसान बनना सब कुछ बदल सकता है। सिर्फ इस जाति के दम पर ही आंटी मिया एक अलौकिक शक्ति बन सकती है। लिली, वो तो सर्वोच्च प्रतिभा की धनी बन सकती है। माइकल यह नहीं भूला था कि शिक्षक ब्रांड ने उसे किस तरह देखा था, आधे विस्मय से आधे ईर्ष्या से। उस व्यक्ति ने कितने आत्मविश्वास से कहा था कि माइकल अकादमी प्रवेश परीक्षा में असफल नहीं होगा, और ऐसा सिर्फ उनकी नस्ल की वजह से था। एक और संदेह था जिसे माइकल ने अभी तक भुलाया नहीं था। अगर वह आंटी मिया और लिली के साथ संबंध बनाने का कोई तरीका ढूंढ लेता है, अगर वे उसकी बुलावा बन जाती हैं, तो क्या उन्हें भी लेवल अप करने की क्षमता मिल जाएगी? उसे पक्का पता नहीं था, लेकिन यह एक बेहद दिलचस्प विचार था। फिर भी अगर उसे किसी तरह पशु शिक्षक बनने की क्षमता मिल भी जाती तो भी वह तुरंत उसका इस्तेमाल उन पर नहीं करता। इतनी शक्ति और जुड़ाव जोखिम भरा था। वे प्रयोग के पात्र नहीं थे। उस तरह की परीक्षा के लिए उनके मन में दो निराशाजनक प्रतिभाहीन युवक थे। अपना भोजन समाप्त करने के बाद माइकल तरोताजा हुआ और उत्पत्ति की भूमि पर लौट आया, जहां उसने तुरंत ध्यान करना शुरू कर दिया। शुरुआत में ध्यान लगाने से हर दिन कम से कम 0.5 बुद्धि प्राप्त होती थी, लेकिन अब प्रगति धीमी हो गई थी। भ्रष्ट राक्षसों के हमले के दौरान बड़े पैमाने पर बुद्धि स्तर बढ़ने के बाद उसकी बुद्धि का स्तर पहले से ही काफी ऊंचा था, इसलिए अब एक दिन में 0
दो बुद्धि प्राप्त करना भी अच्छा माना जाता था। अब फ्यूचर एड्स, उसके पास फिलहाल 50 अप्रयुक्त एट्रीब्यूट पॉइंट रिजर्व में पड़े थे, लेकिन वह उनका उपयोग करने के लिए तैयार नहीं था, यहाँ तक कि उसकी इंटेलिजेंस भी 200 से कुछ ही अंक कम थी। दरअसल यही वजह थी कि वह इसमें जल्दबाजी नहीं कर रहा था। पहली बात तो यह है कि वह कुछ ही दिनों में स्वाभाविक रूप से 200 अंक तक पहुंच जाएगा। अभी अंकों का उपयोग करना एक मूल्यवान चीज की बर्बादी होगी। दूसरी बात, बुद्धि में हर 20 अंकों की वृद्धि के बाद उसे एक नया कौशल अनलॉक करने का मौका मिलता था, लेकिन कई पड़ाव पार करने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला था। कोई नया कौशल नहीं, कोई सूचना नहीं। ये निराशाजनक था। इसलिए फोरम पोस्ट में ये कहना कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि यह भाग्य पर निर्भर करता है। और भाग्य, माइकल को इस बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि उसके पास भाग्य पर्याप्त मात्रा में है। शायद एक प्रबल प्रतिभा होने के कारण ही उनके जीवन की किस्मत का एक बड़ा हिस्सा उनसे छिन गया था। अगली सुबह बिना किसी घटना के बीत गई। भोर होने के कुछ घंटों बाद माइकल अपनी साधना से जागा। उसके आसपास की हवा अभी भी हल्की हल्की माना ऊर्जा से गूंज रही थी। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली और धीरे धीरे अपनी चेतना को वर्तमान में वापस लाया, उसकी रीढ़ की हड्डी में एक हल्की सी सिहरन दौड़ गई। जब वह ध्यान करता था तो समय बहुत तेजी से बीत जाता था। यह एहसास उसे बार बार होता रहता था, लेकिन हर बार ये थोड़ा और परेशान करने वाला लगता था। जो पल उसे क्षणिक लगते थे वे घंटों बीत चुके होते थे। और हालांकि यह केवल उसकी वर्तमान मानसिक सीमाओं के कारण ही था कि वह अनिश्चित काल तक जारी नहीं रख सकता था, लेकिन उसके भविष्य के विकास के निहितार्थ उसे चिंतित करते थे। एक दिन जब उसकी मानसिक शक्ति में अभूतपूर्व वृद्धि होगी, तब क्या होगा? क्या साधना सत्र से जागने पर उसे पता चलेगा कि कई दशक बीत चुके हैं? क्या एक दिन वो पलक झपकाएगा और उसके सभी प्रियजन बूढ़े हो चुके होंगे या इस दुनिया से चले गए होंगे? यह एक भयावह विचार था और आंटी मिया और लिली के बारे में सोचने से डर और भी बढ़ गया। इस समय माइकल रैन केक के शिखर पर था। रैन केक अवेकने की जीवन अवधि 200 वर्ष से अधिक होने का अनुमान था। एक बार जब वह रैन केक में प्रवेश कर जाएगा तो ये संख्या तेजी से बढ़ेगी, शायद एक उच्च मानव के रूप में दोगुनी भी हो जाए। लेकिन आंटी मिया, लिली, वे अब भी साधारण इंसान थे। इस विचार ने माइकल की सुबह पर निराशा का साया डाल दिया। उसे हर समय अपने परिवार के साथ रहने की जरूरत नहीं थी। वह समझता था कि विकास के साथ दूरी भी आती है, लेकिन वह जो चाहता था वह ये था कि वे उसके साथ हों, जीवित हों, स्वस्थ हों, एक ऐसी दुनिया के सामने कमजोर नश्वर प्राणी न हो जो सामान्यता को बहुत पहले ही पीछे छोड़ चुकी हो। अमरता शायद एक स्वार्थी लक्ष्य हो सकता है, उसने बिस्तर से उठते हुए खुद से बुदबुदाया, लेकिन ये सुनिश्चित करना कि मेरे प्रियजन जीवित रहें, ये तो बुनियादी जिम्मेदारी है। उसने स्नान किया, कपड़े पहने और पिछले दिन बनाई गई योजना की समीक्षा की। आज सुबह मैजलियान से मिले, इसके बाद पदोन्नति की तैयारी के लिए ऑरोरा की ओर प्रस्थान करें। अगले दिन ड्यूक से बात करें। बीस्ट टैमिंग को उनकी बेटी के नजरिए से समझने की कोशिश करें। उसके क्षेत्र में बस जाओ। सब कुछ व्यवस्थित था, लेकिन आज के लिए तो बस मैजलियान से मिलना था और उसके बाद होने वाले उसके पदोन्नति की तैयारी करनी थी। माइकल अपने घर से चला गया। लिया और एस कहीं नजर नहीं आ रहे थे। उसने अनुमान लगाया कि वे शायद अपने प्रशिक्षण केंद्र में होंगे, अलौकिक शक्तियां प्राप्त करने की उम्मीद में अपना प्रशिक्षण जारी रख रहे होंगे। ड्यूक की प्रतियोगिता समाप्त हो चुकी थी। हालांकि इसका असर राजधानी में अभी भी महसूस हो रहा था, लेकिन शहर धीरे धीरे अपनी सामान्य दिनचर्या में लौट रहा था। नागरिक अब पहले से कहीं अधिक सहजता से रह रहे थे। उनकी दैनिक दिनचर्या पर हाल ही में हुए घटनाक्रम का कोई प्रभाव नहीं था। माइकल को सिर्फ एक ही चीज से सच में चिढ़ होती थी, वो थी आंखें। वे हर जगह उसका पीछा करते थे, उसके इलाके से लेकर शहर के बाहरी इलाकों की गलियों तक। उसे ऐसा लगता था मानो वह चलता फिरता लालटेन हो जो हर तरफ से ध्यान खींच रहा हो। उसे यह समझने के लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। उस प्रतियोगिता ने उन्हें पहचान दिला दी थी। चाहे वह कितना भी गुमनाम रहना चाहता हो, वह जानता था कि उसके कार्यों ने इसे असंभव बना दिया था। और अब वास्तविकता उसके सामने यह बात स्पष्ट रूप से कह रही थी। अब फ्यूचर एड्स, उन्हें यह पसंद नहीं आया। सुबह की धूप से उसका मूड पहले से ही खराब था और लगातार घूरती निगाहों ने इसे और भी बदतर बना दिया। अब उसे शांतिपूर्ण सैर में कोई दिलचस्पी नहीं थी। दर्जनों जिज्ञासु लोगों की निगाहों के बीच माइकल जहां खड़ा था वहीं से गायब हो गया। एक पल बाद वह फिर से प्रकट हुआ, शहर के भीतरी द्वार से कुछ ही दूरी पर एक स्थान पर। माइकल पहरेदारों पर नजर रखते हुए द्वार की ओर बढ़ा। ऊपरी तौर पर देखा जाए तो उनका व्यवहार पहले जैसा ही लग रहा था, जब वह मैजलियान से अपने संबंध के कारण स्वतंत्र रूप से प्रवेश कर चुका था। लेकिन माइकल ने बारीकियों को महसूस किया। उसे देखते ही वे सीधे खड़े हो गए। अब उनके सम्मान में अधिक ईमानदारी थी। अब प्रवेश पाने के लिए केवल मैजलियान का नाम ही काफी नहीं था, बल्कि यह उसका अपना नाम ही था। प्रसिद्धि से शक्ति मिली और शक्ति से सम्मान मिला, या शायद उसने इसे उल्टा समझ लिया था। सत्ता ने प्रसिद्धि दिलाई, साथ मिलकर उन्होंने सम्मान अर्जित किया। लेकिन फिर भी आपके पास शक्ति और प्रसिद्धि हो सकती है और फिर भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपसे नफरत करते हो। दुनिया एक अजीब जगह थी। वहां के लोग तो और भी विचित्र हैं। माइकल बिना किसी समस्या के शहर के भीतरी इलाके में प्रवेश कर गया। वह शांत और सधे हुए कदमों से आगे बढ़ रहा था। राजधानी के केंद्र में प्रवेश करते ही उसका काला कोट हवा में हल्का हल्का लहरा रहा था। शहर के दोनों हिस्सों के बीच का अंतर तुरंत स्पष्ट हो गया। शहर के बाहरी हिस्से के विपरीत, जहां लोग खुलेआम बिना किसी रोक टोक के घूरते और फुसफुसाते थे, शहर के भीतरी हिस्से के निवासी अपनी जिज्ञासा में अधिक परिष्कृत थे। वे न तो भीड़ लगाते थे और न ही खुलेआम घूरते थे, न ही वे उंगली उठाते थे और न ही जोर से नाम फुसफुसाते थे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे देख नहीं रहे थे। नहीं, माइकल को उनकी निगाहें महसूस हो रही थी।
आधे झुके पंखों के पीछे से आती सूक्ष्म निगाहों में, गुजरते रईसों की क्षणिक नजरों में और सावधान मुद्रा में खड़े पहरेदारों की तुरंत हटाई गई निगाहों में। वे जानते थे कि वह कौन था। वे बस इस बात का दिखावा करने में माहिर थे कि उन्हें कुछ पता ही नहीं था। दर्जनों निगाहें उसकी पीठ पर अदृश्य स्पर्श की तरह हल्के से उसे छू गईं। माइकल ने अपने कदमों की गति धीमी नहीं की। उनका चेहरा शांत था, लेकिन बातचीत शुरू करने का कोई संकेत नहीं दे रहा था। यह एक ऐसा भाव था जो बातचीत को हतोत्साहित कर रहा था, और शुक्र है कि यह कारगर साबित हुआ। पब फ्यूचर एड्स। राजधानी के मुख्य इलाके की सड़कें हमेशा की तरह एकदम साफ सुथरी थीं। पत्थर की पटियाएं बेदाग थीं और हवा शहर के बाकी हिस्सों की तुलना में कहीं ज्यादा स्वच्छ थी। सलीके से कपड़े पहने नौकर न के बराबर धूल साफ कर रहे थे, जिससे मानो सब कुछ एकदम नया और बेदाग लग रहा था। कभी कभी आलीशान गाड़ियां गुजरती थीं, जिन पर शाही प्रतीक चिन्ह और धन का शांत दबदबा झलकता था। ये प्रतीक शहर के इस हिस्से में बहुत मायने रखते थे। जैसे जैसे माइकल अपने गंतव्य के करीब पहुंचता गया, उसने शांत निगाहों से सब कुछ निहारा। ग्रैंड मेज के साथ बढ़ते संबंधों के कारण अब उसे गोल्डन फैमिली जैसे मध्यस्थों के माध्यम से संदेश भेजने या प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं थी। बेशक वह उनका उपयोग कर सकता था, लेकिन जब वह सीधे अंदर जा सकता था तो क्यों परेशान होना। आज अतिरिक्त मेलजोल से बचना प्राथमिकता थी। कुछ ही देर में अदालत की इमारत नजर आने लगी। प्रवेश द्वार पर तैनात गार्डों ने उनका सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। माइकल को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि वे लोग उसे पहचानते हुए प्रतीत हुए, हालांकि वे लोग नहीं थे जिन्हें उसने पहले यहां देखा था। एक बार फिर इसका श्रेय ड्यूक एवरमून को ही जाता है। माइकल के पास आने पर शूरवीरों में से एक ने कहा, कृपया अपना काम बताएं। हालांकि उसके लहजे में शत्रुता का भाव नहीं था, बस औपचारिकता थी। माइकल ने तुरंत जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपने चोगे में हाथ डाला और शांति से एक टोकन निकाला। जैसे ही शूरवीरों की नजर उस पर पड़ी, उनकी मुद्रा बदल गई। मेजलियान का निजी प्रतीक चिन्ह, उनमें से एक ने धीमी आवाज में बुदबुदाया। उसका संयम डगमगा रहा था। माइकल ने हल्के से सिर हिलाया। मैं ग्रैंड मेज से मिलने आया हूं। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। दोनों शूरवीरों में से सबसे बुजुर्ग शूरवीर सबसे पहले संभला। वह आगे बढ़ा, अपनी छाती पर मुट्ठी बांधकर अभिवादन किया और आदरपूर्वक अपना हाथ बढ़ाया। महोदय, मुझे इस प्रतीक की पुष्टि करने की अनुमति दें। माइकल ने बिना कुछ कहे उसे सौंप दिया। एक सेकंड बाद, कृपया यही प्रतीक्षा करें, शूरवीर ने जल्दी से कहा और मुड़ गया। मैं तुरंत ग्रैंड मेज के कर्मचारियों को सूचित करूंगा। वह ऊंचे दोहरे दरवाजों से होकर गायब हो गया और माइकल के सामने बचे हुए शूरवीरों को तख्तों की तरह अकड़े हुए छोड़ गया। उनमें से किसी की भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। उनमें से एक ने तो माइकल की निगाहें मिलते ही घबराकर नजरें फेर ली। माइकल को चुप्पी से कोई परेशानी नहीं थी। वास्तव में वह इसका स्वागत करता था। कुछ मिनट बाद माइकल को एक परिचित चेहरा देखने को मिला। मास्टर युआन, एक जाना पहचाना चेहरा। मेजलियान। उस बूढ़े व्यक्ति ने माइकल का लगभग स्नेहपूर्ण मुस्कान के साथ अभिवादन किया। यह थोड़ा परेशान करने वाला था, लेकिन माइकल को इसका कारण अच्छी तरह से पता था। वह स्नेह व्यक्तिगत रूप से उनके लिए नहीं था, बल्कि उनके साथ मौजूद चीजों के लिए था। अन्यथा मेजलियान के मन में उसके प्रति स्नेह होने का कोई कारण नहीं था, और माइकल को पूरा यकीन था कि मैच का झुकाव उससे अलग नहीं था। ये केवल उसके पास मौजूद टाइटन पोशन की वजह से ही हो सकता था। और वह सही था। ये ठीक उसी वजह से था जो वह दे सकता था। तो सर माइक। संक्षिप्त अभिवादन के बाद और माइकल को बैठने के लिए जगह देने के बाद मेजलियान ने एक समझदारी भरे लहजे में कहा। माइकल ने मन ही मन अपना सिर हिलाया। बूढ़े जादूगर ने दिखावा करने या हल्की फुल्की बातचीत करने की भी जहमत नहीं उठाई, लेकिन माइकल उसे दोष नहीं दे सकता था। उसके भीतर इतनी अस्थिर माना ऊर्जा उमड़ रही थी कि वह उसे मार सकती थी। ऐसे में ये तथ्य कि मेजलियान के पास अभी भी उससे मिलने का समय था, अपने आप में ही प्रभावशाली था। माइकल ने भी फालतू की बातों में समय बर्बाद नहीं किया। बिना कुछ कहे उसने अपने वस्त्र की तहों में हाथ डाला और वह वस्तु निकाली जिसका वे दोनों इंतजार कर रहे थे, टाइटन पोशन। आज की मुलाकात में किसी तरह के अनुमान लगाने की जरूरत नहीं थी, इसलिए वह आने से पहले ही इसे अपने भंडारण स्थान से हटा चुका था। जैसे ही औषधि प्रकट हुई, जादूगर लियान की निगाहें उस पर टिक गईं। एक पुजारी द्वारा पवित्र अवशेष को संभालने के समान सावधानी से उसे ग्रहण करते समय उनकी उंगलियां थोड़ी सी कांप रही थीं। कांच की शीशी हल्की सी झिलमिला रही थी और उसके अंदर का गाढ़ा तरल दबी हुई जीवन शक्ति से दमक रहा था। वृद्ध जादूगर के चेहरे पर अनेक प्रकार की भावनाएं एक साथ झलक रही थीं। खुशी, राहत, उम्मीद, लेकिन साथ ही संघर्ष भी। मेजलियान कई गुणों से संपन्न थे, एक विद्वान, रहस्यमयी कलाओं के उस्ताद, राजधानी के एक शक्तिशाली व्यक्तित्व। लेकिन इन सबसे बढ़कर वे एक ऐसे व्यक्ति थे जो सत्ता की खोज में बूढ़े हो चुके थे और मृत्यु से बचने की कोशिश करते रहे थे। लेकिन अब अपने जीवन से जुड़े एक मुद्दे के कारण उन्हें अपने से कहीं अधिक युवा व्यक्ति से मदद लेने के लिए विवश होना पड़ा। एक ऐसा व्यक्ति जो उनका कनिष्ठ होने का पूरा हकदार था, लेकिन उस उपाधि से बहुत आगे निकल चुका था। उसे अपने हाथों में औषधि का भार महसूस हुआ, लेकिन उससे भी बढ़कर उन्होंने इसके महत्व को महसूस किया। यह महज एक उपाय नहीं था, यह एक कर्ज था, और यह उस तरह का कर्ज नहीं था जिसे कोई धन्यवाद के उपहार या किसी नेक काम से आसानी से माफ कर सके। एक तरह से माइकल ने उसकी जान बचाई थी। मेजलियान ये बात जानती थी, और उस जानकारी ने दशकों से उनके भीतर संजोए हुए गौरव को खोखला कर दिया। ये पहले जैसा नहीं था। जब उन्होंने टाइटन पोशन के लिए पहली बार सौदा किया था, तो जादूगर लियान ने खुद को उस व्यक्ति के रूप में देखा था जिसे पोशन मिलने के बाद लाभ होगा। पर अब उसे बेहतर समझ आ गई थी। ड्यूक की प्रतियोगिता ने उस भ्रम को चकनाचूर कर दिया था। उसने माइकल को देखा था। उसके सामने खड़े युवक के पास जो शक्ति थी, वह उससे कहीं अधिक नहीं बल्कि उसके बराबर होने के लिए पर्याप्त से भी अधिक थी। मेजलियान ने माइकल की ओर देखा और पहली बार सचमुच उसे देखा। जूनियर के तौर पर नहीं,
मोहरे के रूप में नहीं, लेकिन एक बराबर के रूप में। और उस एहसास ने सब कुछ बदल दिया, क्योंकि बराबरी वालों के बीच लापरवाही बरतने का जोखिम नहीं उठाया जा सकता था। अब उसे बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा। अहंकार या चालाकी की कोई गुंजाइश नहीं थी। मेजलियान ने धीरे से सांस छोड़ी और औषधि को अपने बगल की मेज पर धीरे से रख दिया। मैं शब्दों को व्यर्थ नहीं करूंगा, उन्होंने शांत और गंभीर स्वर में कहा। इसका महत्व आपकी समझ से कहीं अधिक है। माइकल अपनी सीट पर पीछे झुक गया। मुझे पता है। उनकी आवाज में जरा भी आत्मसंतुष्टि या अहंकार नहीं था, बस मौन स्वीकृति। इससे स्थिति और भी असहज हो गई। मैज लियान ने कुछ देर तक उसे गौर से देखा, फिर धीरे से सिर हिलाया। तो मुझे पूछने की अनुमति दीजिए, बूढ़े जादूगर ने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा। क्या आपके मन में अभी कुछ है जो आप चाहते हैं? यदि यह मेरे बस में है तो मैं इसे संभव बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। माइकल ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वह थोड़ा पीछे की ओर झुक गया, अपनी बाहों को आर्मरेस्ट पर टिका लिया और सोच में डूबा हुआ अपनी आंखों को सिकोड़ लिया। वह क्या चाहता था? माइकल जानता था कि वह कुछ भी मांग सकता है। फिर भी माइकल को पता चला कि उसके मन में ज्यादा कुछ नहीं था। उसके पास संसाधनों की कमी नहीं थी, कम से कम पारंपरिक अर्थों में तो नहीं। माइकल ने अपनी उंगली से आर्मरेस्ट पर हल्के से थपथपाया। लेकिन एक बात थी, एक जिज्ञासा, पशुओं को वश में करने की एक विधि। हालांकि माइकल के मन में महान जादूगर का विचार था, लेकिन ये केवल एक बैकअप के रूप में था। वह सबसे पहले ड्यूक की बेटी से बातचीत करना चाहता था। जैसे ही वह इस बात पर विचार कर रहा था कि क्या उसे जानवर को वश में करने की विधि पूछनी चाहिए या उस मदद को बाद के लिए अपने पास रख लेना चाहिए, तभी जादूगर लियान ने अचानक फिर से बोलना शुरू कर दिया। क्या तुम्हें उस भ्रष्ट राक्षस वाली घटना के बदले मिले इनाम का मामला अभी भी याद है? बूढ़े आदमी ने अनौपचारिक लहजे में पूछा, लेकिन उसकी आंखें तेज थीं। माइकल की निगाहें तुरंत तेज हो गईं। बेशक उसे याद था। वह कैसे भूल सकता है? आज भी इस आपदा के पीछे का मास्टरमाइंड अपने भंडारण कक्ष में बंद है, अनुबंध मिलने की प्रतीक्षा कर रहा है। इस घटना ने उन्हें दर्जनों रैंक 2 स्पिरिट क्रिस्टल भी प्रदान किए थे, जिन्हें वे लापरवाही से इस्तेमाल करने के इच्छुक नहीं थे। मुझे याद है, माइकल ने सरल शब्दों में कहा। मेजलियान ने धीरे से सिर हिलाया। तो आपको ये भी याद रखना चाहिए कि राज्य आपको राष्ट्रीय खजाने तक पहुंच प्रदान करके पुरस्कृत करना चाहता था। माइकल के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला, लेकिन अंदर ही अंदर उसके मन में एक झंझनाहट सी दौड़ गई। उन्हें अच्छी तरह याद था। वह इनाम किसी बंधन की तरह लग रहा था, रेशम में लिपटा हुआ और धनुष से सजा हुआ, लेकिन बंधन तो था ही। राष्ट्रीय धरोहर तक पहुंच कोई छोटी बात नहीं थी, लेकिन माइकल ने तब इसे ठुकरा दिया था क्योंकि वह इसके निहितार्थों को समझता था। अगर उसने इसे स्वीकार कर लिया होता तो वह अनिवार्य रूप से खुद को उस राज्य के चंगुल में फंसा रहा होता। यह एक सोने का पिंजरा था और माइकल पिंजरे नहीं बनाता था। मेजलियान ने धीरे से हंसते हुए कहा, आपने इस अवसर को ठुकरा दिया। सच कहूं तो ये थोड़ा हैरान करने वाला है। बूढ़ा आदमी पीछे झुक गया और सोच विचार करते हुए अपनी दाढ़ी सहलाने लगा। वैसे आपने कुछ और भी कहा था, है ना? आपने मुझसे पूछा था कि क्या उस इनाम की कीमत को दुर्लभ सामग्रियों से बदला जा सकता है। आपने ये भी कहा था कि यदि आवश्यक हो तो आप अपने पैसों से भी मदद करने को तैयार हैं। माइकल की आंखें चमक उठीं। ये सच था। उस समय युद्ध के बाद की परिस्थितियों और अन्य प्राथमिकताओं के कारण उन्होंने इस मामले को आगे नहीं बढ़ाया था। लेकिन अब उसके पास योजनाएं थीं। अब उसके पास सशक्त बनाने के लिए एक विशाल सेना थी। हाँ, उसने धीरे से कहा, उसका दिमाग पहले से ही आगे की सोच में डूबा हुआ था। मुझे उस बातचीत में अब भी बहुत दिलचस्पी है। मेजलियान ने संतुष्टि से सिर हिलाया। मुझे यही लगा था। मैंने दरबारी जादूगरों से आपके द्वारा दिए गए शवों के बदले में उच्च श्रेणी की सामग्रियों का समतुल्य मूल्य पता करवाया था। आपकी प्रतिष्ठा को देखते हुए अब किसी ने आपत्ति करने की हिम्मत नहीं की। राजकुमारी ने भी इसे मंजूरी दे दी, जो मेरे लिए सबसे बड़ी मदद साबित हुई। माइकल की भौहें थोड़ी सी ऊपर उठ गईं। वह अंदर से दुविधा में था। वह वास्तव में इस धूसर प्राणी के दिमाग में प्रवेश करना चाहता था, लेकिन यह भी संभव था कि उसी के कारण उसे अब अरोरा में अपनी उन्नति के लिए सामग्री प्राप्त करने की आवश्यकता न पड़े। परसों तक मेरे पास पूरी जानकारी तैयार हो जाएगी, मेजलियान ने कहा। तब तक अदालत उपलब्ध सभी सामग्रियों के अनुमानों को अंतिम रूप दे देगी और मुझे पता चल जाएगा कि आपको वास्तव में क्या मिलेगा। यदि आपकी कोई विशेष प्राथमिकताएं हैं तो कृपया उन्हें कल रात तक मुझे भेज दें। इससे मैं सुनिश्चित कर सकूंगा कि उन्हें शामिल किया जाए। माइकल एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर धीरे से सिर हिलाया। इससे उसे सोचने और योजना बनाने का समय मिल गया। ठीक है, मैं सूची तैयार कर लेता हूँ। वह खड़ा हुआ, लेकिन जाने के लिए मुड़ने से पहले थोड़ी देर रुका। और माइकल ने तटस्थ स्वर में लेकिन सधे हुए अंदाज में कहा, राजकुमारी को मेरी ओर से धन्यवाद कहना। मेजलियान ने सिर हिलाया। समझो काम हो गया। माइकल ने सिर हिलाया, फिर धीमी आवाज में, मुझे पता है। और इतना कहकर वह मुड़ा और कमरे से बाहर निकल गया। जहां तक उनकी पिछली बातचीत का सवाल है, दोनों ने समझदारी से उस पर कोई बात नहीं की। ऐसे मामले के लिए कोई भी समय सही था। माइकल के कमरे से बाहर निकलते ही सन्नाटा धूल की तरह छा गया। मेजलियान एक पल के लिए भी नहीं हिले। वे बस दरवाजे को घूरते रहे। उनकी उम्रदराज आंखें सोच विचार में डूबी हुई और थोड़ी थकी हुई लग रही थी। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी नजर मेज पर रखी टाइटन औषधि पर डाली। उसने श्रद्धापूर्वक उसे उठाया और दोनों हाथों से थाम लिया। गिलास ठंडा था, लेकिन वह उसके भीतर उमड़ती हुई उग्र शक्ति, घनी जीवंतता को महसूस कर सकता था। उसके होठों से एक गहरी आह निकली। यह एहसान बहुत ज्यादा है, उसने बुदबुदाते हुए कहा। लेकिन फिर उसने अपनी कांपती उंगलियों पर नजर डाली, हल्की सी सिहरन जो भावनाओं से नहीं बल्कि भीतर की अस्थिरता से उत्पन्न हुई थी। उमड़ती हुई शक्ति, कमजोर नींव, आंतरिक पतन का मंडराता खतरा। मेजलियान के होंठ कस गए। मृत्यु के सामने अभिमान का कोई महत्व नहीं रह जाता।
उसने कुर्सी को एक तरफ धकेला, अपने कार्यालय के भीतरी कक्ष में गया और उत्कीर्ण चिन्हों वाले फर्श पर पालती मारकर बैठ गया। उंगली के एक इशारे से ही उसके चारों ओर कई परतों वाली संरचनाएं सक्रिय हो गईं, बाधाएं, साइलेंसर, निगरानी रोधी मंत्र। उसने गहरी सांस छोड़ी, खुद को शांत किया और अपनी चेतना को स्थिर करने के लिए मन ही मन एक मंत्र का जाप किया। जब उसे पूरा यकीन हो गया कि उसका मन और आत्मा स्थिर हो गए हैं, तभी उसने शीशी का ढक्कन खोला। सील टूटते ही एक घना कोहरा बाहर निकला और कमरे का तापमान बदल गया। मेज लियान ने जरा भी संकोच नहीं किया। उसने वह सब एक ही सांस में पी लिया। पहले तो कुछ नहीं हुआ, फिर सब कुछ। उसका शरीर जकड़ गया। उसके भीतर असीम शक्ति की एक लहर दौड़ पड़ी, जो उसके रक्त प्रवाह में उग्र रूप से दौड़ रही थी, उसके हर अंग, नस और कोशिका को झकझोर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उसके आंतरिक अंगों को आग और बिजली से नया रूप दिया जा रहा हो। उसकी धड़कन युद्ध के ढोल की तरह गड़गड़ा रही थी और उसके चेहरे और गर्दन पर नसें उभर आई थीं। उसके भीतर जो ऊर्जा अस्थिर थी, उसे अचानक एक चुनौती मिल गई, नहीं बल्कि उससे भी कहीं अधिक। इसे वश में किया जा रहा था। अस्थिर माना की उग्र उफनती धाराएं एक अधिक शक्तिशाली बल के आगे थम गईं, दबाई नहीं गईं, बल्कि सामंजस्य स्थापित किया गया। टाइटन पोषण ने न तो नष्ट किया और न ही मिटाया, बल्कि उसने सुदृढ़ किया, मजबूत किया और स्थिर किया। मेज लियान ने दांत पीस लिए क्योंकि उसकी हड्डियां चरमरा रही थीं और दर्द से कराह रही थीं। उसकी त्वचा पर हल्की चमकती नसें फड़क रही थीं। फिर धीरे धीरे दर्द कम हो गया। उग्र लहरें शांत समुद्र में बदल गईं। उसके माथे से पसीना बह रहा था, जो उसके वस्त्रों को भिगो रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, फिर भी स्थिर था। उसकी सांसें सामान्य हो गईं। मेज लियान की आंखें खुल गईं, पहले से कहीं अधिक स्पष्ट और तेज। बुढ़ापे का असर अभी भी दिख रहा था, लेकिन अब उसके नीचे एक नई स्फूर्ति छिपी हुई थी। ये काम कर गया, उसने अविश्वास से भरी कर्कश आवाज में फुसफुसाया। फिर वह हंस पड़ा, एक शांत, थकी हुई, राहत भरी हंसी जिसने कमरे को लंबे समय से प्रतीक्षित दबाव से मुक्ति दिला दी। अब उसकी जान खतरे में नहीं थी। खुद को शांत करने और अपनी इंद्रियों को भीतर की ओर केंद्रित करने के बाद जादूगर लियान ने अपने शरीर की स्थिति का आकलन करना शुरू किया और जो उन्होंने पाया उससे वे क्षण भर के लिए अवाक रह गए। टाइटन पोषण ने न केवल उसके भीतर अनियंत्रित माना ऊर्जा के प्रवाह को स्थिर किया, बल्कि उसके पूरे शरीर को भी मजबूत बना दिया। कुछ सप्ताह पहले खाए गए टू सोल्स मैजिक फ्रूट के कारण पहले कमजोर हो चुकी उसकी माना नसें अब अधिक मजबूत, चौड़ी और लचीली हो गई थीं। जो कभी एक घातक गलती लगती थी, वह अब विकास का उत्प्रेरक बन गई थी। टाइटन पोषण ने न केवल उसके शरीर को विशाल मात्रा में माना धारण करने के लिए मजबूत बनाया, बल्कि इसने उसकी शारीरिक शक्ति की नींव को भी मजबूत कर दिया। उसने अपनी उंगलियों को मोड़ा और धीरे धीरे अपनी बाह को घुमाया, सोचते हुए उसकी आंखें सिकुड़ गईं। अंतर स्पष्ट था, अब उसके शरीर में ऐसी शक्ति थी जो जादूगरों के पास नहीं होनी चाहिए। हालांकि वह ग्रैंड टियर नाइट के स्तर का तो नहीं था, लेकिन एडवांस टियर से कहीं ऊपर था। कुछ मायनों में उसे छद्म ग्रैंड टियर नाइट कहा जा सकता है, जो उसकी श्रेणी को देखते हुए एक चौंकाने वाली उपलब्धि है। बहुत कम जादूगर इतनी शारीरिक शक्ति का दावा कर सकते हैं, और उससे भी कम में इतनी सहनशक्ति होती है। शारीरिक शक्ति में वृद्धि महज विलासिता नहीं थी, ये जीवन रक्षा के लिए आवश्यक थी। टाइटन पोषण ने उसे केवल स्वस्थ ही नहीं किया था, इसने उसे शक्ति, सहनशक्ति और दीर्घायु प्रदान की थी। युद्ध में जहां मंत्रों का अवरोध और निकट सीमा से हमले अधिकांश जादूगरों के लिए घातक होते थे, यह नई प्राप्त मजबूती जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर साबित हो सकती थी। मेज लियान ने अपने हाथों की ओर देखा, वे स्थिर और अविचलित थे। यह एक चमत्कारी औषधि थी, उससे अधिक कुछ नहीं। यह एक निर्णायक मोड़ था। मेज लियान ने गहरी सांस ली और स्थिरता की अनुभूति को अपने ऊपर हावी होने दिया। हफ्तों में पहली बार उनकी आंखों के पीछे का तनाव कम हो गया था। उनके विचार अब उस निरंतर प्रयास से ग्रस्त नहीं थे जिसमें वे माना शक्ति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे, जो उन्हें अंदर से तोड़ देने की धमकी दे रही थी। अब ऐसा लग रहा था मानो तूफान गुजर गया हो और उसकी जगह एक अधिक पर्वत खड़ा हो गया हो। वह धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हुआ, ये देखकर आश्चर्यचकित था कि वह कितना हल्का महसूस कर रहा था, उसके चलने फिरने में कितनी सहजता थी। जिन हल्के दर्दों को वह नजरअंदाज करने का आदी हो गया था, वे गायब हो गए थे। मेज लियान स्थिर रहा, लगातार सांस लेता रहा क्योंकि हर चीज का बोझ उस पर हावी हो गया था। और फिर स्वाभाविक रूप से उसके विचार वापस माइकल की ओर चले गए। उस लड़के ने उसकी मदद तो की, लेकिन उसे इस बात का भी अंदाजा नहीं था कि उसने क्या किया है। ड्यूक की प्रतियोगिता जीतना सतही तौर पर दिखने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। यह महाद्वीप की राजनीतिक शतरंज की बिसात पर एक निर्णायक क्षण था। मेज लियान की निगाहें धुंधली पड़ गईं, उनकी उंगलियां धीरे धीरे उनकी जांघ पर थपथपाने लगीं। एक छोटी सी गलती, बस इतना ही काफी था। अगर माइकल हार जाता, अगर राजकुमार रूई जीत जाता, तो साम्राज्य इसका इस्तेमाल एक मजबूत आधार के रूप में करता। ड्यूक की बेटी से शादी करके राजकुमार न केवल एक कुलीन उपाधि प्राप्त कर लेता, बल्कि लायनहॉट साम्राज्य के कुलीन वंश से एक अटूट संबंध भी स्थापित कर लेता। इसके साथ ही साम्राज्य के अप्रत्यक्ष दबाव का उपयोग करके वे अप्रत्यक्ष एकीकरण के लिए पैरवी कर सकते थे। उनका दावा वैध होता। आखिरकार यह एक मान्यता प्राप्त प्रतियोगिता थी, एक खुला निमंत्रण। कागजों पर तो यह एक निष्पक्ष आयोजन था, और यही खामी थी। मेज लियान की आंखें सिकुड़ गईं। इस सारी साजिश की शुरुआत एक ही चीज से हुई थी, एक प्राचीन खंडहर, एक पौराणिक स्थल जिसे पुराने राजा ने खोजा था, एक ऐसा स्थल जो एक राष्ट्र का भाग्य बदल सकता था। संयोगवश या शायद नहीं, उस खंडहर की खोज का खुलासा ड्यूक एवरमून की प्रतिस्पर्धा से मेल खा गया। सौभाग्य से प्रतियोगिता जीतकर अखाड़े में मजबूती से खड़े होकर माइकल ने साम्राज्य के बढ़ते हुए हाथ को जड़ से काट दिया था। मेज लियान ने धीमी और कर्कश आवाज में खुद ही दबी हुई हंसी हंसी। लड़के को सचमुच कुछ पता नहीं है, उसने धीरे से कहा। उसने एक बार फिर राज्य की मदद की है और उसे इसका एहसास भी नहीं है।
मेजलियान धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा हुआ, अपने अंगों में आ रही नई शक्ति के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहा था। उसके पैरों के नीचे मौजूद माना सरनी की हल्की गूंज फीकी पड़ गई जैसे ही उसने संरचनाओं को निष्क्रिय किया और कमरे में सजी अलमारियों की ओर बढ़ा। करने को बहुत कुछ था। मृत्यु के करीब पहुंचने के बाद भी कर्तव्य कभी नहीं रुके। जैसे ही वह अपनी जिम्मेदारियों की ओर लौटने लगा, लगभग अनजाने में ही उसके होठों से एक धीमी सी बड़बड़ाहट निकल गई। ऐसा लगता है कि उस औषधि ने मुझे केवल स्थिर ही नहीं किया, बल्कि मेरी आयु भी बढ़ा दी। उनकी आवाज में संतुष्टि की कोई कमी नहीं थी। उस स्तर के जादूगर के लिए समय सबसे बड़ी पूंजी थी और सबसे दुर्लभ भी। अधिक समय का मतलब था अपनी नींव को निखारने, अपनी समझ को गहरा करने और शायद, बस शायद, ग्रैंड टियर के शिखर को छूने के अधिक अवसर। वह अभी तक उस मुकाम पर नहीं पहुंचा था, लेकिन टाइटन पोशन ने उसे दशकों के प्रयासों से कहीं अधिक आगे बढ़ा दिया था। अब वह सफलता के अंतिम चरण के बेहद करीब था। अगर उसे 12 साल तक लगातार साधना करने का मौका मिले तो उसका अनुमान था कि वह शिखर के करीब पहुंचने लगेगा। उनके जैसे बूढ़े व्यक्ति के लिए इसका बहुत महत्व था। उसने मुस्कुराने की अनुमति दी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि राजकुमारी उसे पसंद करती है। उद्धरण चिन्ह। ये सिर्फ शक्ति नहीं थी, ये सिर्फ प्रतिभा नहीं थी। माइकल कुछ और ही था, कुछ ऐसा जो बार बार देखने को नहीं मिलता। सदियों के अनुभव से परिपक्व जादूगर लियान भी उसकी प्रशंसा करने लगा। हाँ, उसे भी उस लड़के से कुछ हद तक लगाव हो गया था। उसमें एक अलग ही आकर्षण था। खतरनाक, हाँ, लेकिन निसंदेह बेहद लुभावना। और राजकुमारी की तरह वह भी लड़के के मूल के बारे में जानने के लिए उत्सुक होने लगा था। ऐसा व्यक्ति कहाँ से आ गया? किस तरह की पृष्ठभूमि से माइकल जैसा व्यक्ति जन्म ले सकता है? राजकुमारी को शायद पता हो। उसने तो ऐसा व्यवहार किया जैसे उसे कुछ अंदाजा हो। दुर्भाग्यवश वह उससे सीधे सवाल नहीं कर सका। शहर के भीतरी हिस्से की साफ सुथरी पत्थर से बनी सड़कों पर चलते हुए माइकल का मूड अच्छा था। ऊपर का आकाश गहरा नीला था, जिसमें जगह जगह बादल तैर रहे थे, और दोपहर ढलते सूरज की गर्म किरणें राजधानी पर फैल रही थीं। उसका हर कदम पिछले कदम से हल्का लग रहा था। मेजलियान के साथ उसकी हालिया मुलाकात उम्मीद से कहीं बेहतर रही थी। काफी बेहतर। उस बातचीत से उसके कंधों से एक आश्चर्यजनक बोझ उतर गया था। वो दुर्लभ संसाधनों के बदले शवों के आदान प्रदान के मामले को पूरी तरह से भूला तो नहीं था, लेकिन उसने इसे बहुत महत्व भी नहीं दिया था। बाकी सब बातों के चलते यह बात उसके दिमाग से बिल्कुल निकल गई थी। एक उपयोगी अवसर तो था, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इसका फल इतनी जल्दी मिलेगा। अब राजकुमारी की स्वीकृति और जादूगरनी लियान के समर्थन से ये लगभग पक्का हो गया था। माइकल ने धीरे से सांस छोड़ी और हवा को अपने ऊपर बहने दिया। उत्पत्ति की भूमि उसे हमेशा से अवास्तविक लगती थी, किसी खेल के लिए बहुत वास्तविक, वास्तविक दुनिया के लिए बहुत ही काल्पनिक। लेकिन ऐसे क्षण उसे याद दिलाते थे कि यह महज एक कल्पना नहीं थी, यही उसकी वास्तविकता थी। उसकी उन्नति के लिए आवश्यक सामग्रियां अत्यंत महत्वपूर्ण थीं, स्वयं के लिए नहीं बल्कि उसके मरे हुओं के लिए। उनके विकास और रैंक 2 तक उन्नति का परिणाम इसी पर निर्भर था। चूंकि उसके मरे हुए लोग ही उसकी शक्ति का मूल आधार थे, इसलिए उनसे संबंधित कोई भी बात स्वाभाविक रूप से उसे भी प्रभावित करती थी। उत्परिवर्तित मरे हुए प्राणी सामान्य तरीकों से विकसित होने वालों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थे। उत्पत्ति की भूमि और अरोरा दोनों में अपनी बढ़ती संपत्ति के बावजूद माइकल अपने सभी 105 मरे हुए सैनिकों के लिए दुर्लभ सामग्री उपलब्ध कराने का खर्च वहन नहीं कर सकता था। हालांकि वह प्राथमिकता तय कर सकता था, और फिलहाल इसका मतलब था उन लोगों पर ध्यान केंद्रित करना जिन्हें वह अधिक महत्वपूर्ण मानता था, उसके नाम वाले मरे हुए लोग। लिली, बिगिनिंग, प्रिंस, लकी, फेब, घोस्ट, स्पार्टन, ब्लू, पर्पल और गेल। पहले दो, लिली और बिगिनिंग, की वह कारण थे जिनकी वजह से उन्हें पता चला कि उनकी प्रतिभा बाहरी सामग्रियों को विकास प्रक्रिया में शामिल कर सकती है। फिर भी उस विधि के साथ एक शर्त जुड़ी हुई थी, सामग्री विशेष होनी चाहिए, दुर्लभ होनी चाहिए, असाधारण होनी चाहिए, कम से कम। फिलहाल तो उसने यही अनुमान लगाया था। माइकल को पूरी तरह से यकीन नहीं था कि यह शर्त अटल है या नहीं। मौका मिलते ही वह इसके बारे में और अधिक जानकारी जुटाने का इरादा रखता था। लेकिन फिलहाल उसकी प्राथमिकता स्पष्ट थी, उसे अपने 8 मरे हुए सैनिकों के लिए असाधारण सामग्री जुटाने की आवश्यकता थी। उनमें से 2 प्रिंस और गेल पहले से ही रैंक 2 पर थे। इसके बाद लिली, बिगिनिंग, लकी, फेब, घोस्ट, ब्लू, पर्पल और स्पार्टन बचे। जब ये 8 आगे बढ़ जाएंगे तब और केवल तभी वह प्रिंस और गेल के लिए अगले चरण पर विचार करना शुरू करेगा। हालांकि उन 6 लोगों में से लकी की पदोन्नति ने माइकल को सबसे ज्यादा उत्साहित किया। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ तो उसे जल्द ही अपना पहला रैंक 3 एंडेड मिल सकता है। वह बेहद शक्तिशाली प्राणी साबित हो सकता है, बशर्ते कि उसे सही सामग्री मिल जाए। इसी वजह से मेजलियान के साथ हुई बातचीत ने माइकल को इतने अच्छे मूड में छोड़ दिया था। अरोरा में अपनी सामाजिक स्थिति के कारण मिलने वाले सीमित विशेषाधिकारों की वजह से उसे अपनी जरूरत की चीजें हासिल करने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन अपने जन्मभूमि में उनका प्रभाव कहीं अधिक फैला हुआ था। यहाँ वे हाशिए पर रहने वाले खिलाड़ी नहीं थे, वे शीर्ष पर थे। कम से कम दुनिया के इस हिस्से में तो ऐसा ही है। इसका मतलब ये था कि अगर उसे कोई दुर्लभ, अनपेक्षित या कड़ाई से नियंत्रित वस्तु चाहिए होती तो उसे यहाँ उसे प्राप्त करने का कहीं बेहतर मौका मिलता। फिर भी माइकल ने पूरी तरह से ओरिजिन पर निर्भर रहने की योजना नहीं बनाई थी। अरोरा ही वह जगह थी जहां उसका वास्तविक अस्तित्व था। वह विनिमय पर सब कुछ दांव पर लगाने का जोखिम नहीं उठा सकता था। इसीलिए उसने पहले अरोरा की तरफ से अपनी उन्नति की तैयारी करने का फैसला किया था। वहां वह ये पता लगा सकता था कि कौन सी सामग्री उसके मार्ग के लिए उपयुक्त है, आधिकारिक चैनलों के माध्यम से व्यावहारिक रूप से क्या प्राप्त किया जा सकता है, इसका आकलन कर सकता था, और उसके बाद ही वह विचार करेगा कि मेजलियान के प्रस्ताव के माध्यम से कौन सी वस्तुएं प्राप्त करना उचित होगा।
अगर ऑरोरा में कोई चीज मिलना मुश्किल होता या पूरी तरह से प्रतिबंधित होती तो वह ओरिजिन में अपनी किस्मत आजमाता, और तब तक उसके पास पहले से ही एक सावधानीपूर्वक तैयार की गई सूची होती। मैं इसे कल रात तक भेज दूंगा, माइकल ने धीमी आवाज में बुदबुदाते हुए मैजलियान द्वारा दी गई समय सीमा को दोहराया। वह मुख्य सड़क से हटकर मुड़ा और कवचधारी शूरवीरों के एक समूह के पास से गुजरा जो एक व्यवस्थित रूप में आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने उसे पहचानते हुए अनौपचारिक रूप से सलाम किया। माइकल ने हल्के से सिर हिलाकर इस इशारे का जवाब दिया। माइकल को अपने घर लौटने में ज्यादा समय नहीं लगा। जैसे ही वह शहर के भीतरी इलाके से बाहर निकला, उसने ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए अपनी अमानवीय गति का इस्तेमाल किया और किसी के भी उसके पास पहुंचने से पहले ही नजरों से ओझल हो गया। घर पहुंचकर उसने अपनी इंद्रियों से यह पुष्टि करने के बाद ही कि आसपास कोई नहीं है, अपनी चाबी से दरवाजा खोला। वह अंदर गया, दरवाजा बंद किया और सीधे अपने कमरे की ओर चल दिया। एक पल भी बर्बाद किए बिना उसने स्पार्टन को अपने शरीर की रक्षा के लिए बुलाया, फिर बिस्तर पर लेट गया। कुछ ही क्षण बाद अरोरा में हरी आंखों की एक जोड़ी अचानक खुल गई। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें, एली एक्सप्रेस ऐप खोलें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें, एली एक्सप्रेस ऐप खोलें। छूट और मुफ्त शिपिंग के साथ बेहतरीन डील पाएं, एली एक्सप्रेस से खरीदें। अपनी जरूरत की हर चीज खरीदें और देखें। माइकल ने सबसे पहले अपना फोन उठाया। उत्पत्ति देश में दोपहर होने वाली थी। यहाँ ऑरोरा में सुबह के 9 बजे से कुछ ही पहले का समय था। माइकल बिस्तर से उठा, अपनी आंखें मलते हुए थोड़ा खड़ा हुआ। वह नंगे पैर टाइलों वाले फर्श पर चलकर गलियारे में चला गया। घर में सन्नाटा था, बहुत ज्यादा सन्नाटा, लेकिन अपरिचित नहीं। उसकी इंद्रियों ने इसकी पुष्टि की। आंटी मिया बाहर थी, निस्संदेह अपने कार्यस्थल पर पहुंच चुकी थी और लिली संभवतः स्कूल में थी। ऐसे में घर के अंधेरे कोनों में कुछ ही लोग निष्क्रिय और स्थिर अवस्था में मंडरा रहे थे। उन्होंने उनकी अनदेखी की। माइकल ने जम्हाई लेते हुए अपनी बाहों को फैलाया और रसोई में चला गया। सहज प्रवृत्ति से उसका अंगूठा पहले से ही उसके फोन पर स्वाइप कर रहा था और वह सुपर एसोसिएशन फोरम में लॉगिन कर रहा था। बर्तन में खाना था, वह हल्का गर्म था, इसलिए माइकल ने उसे दोबारा गर्म करने की जहमत नहीं उठाई। एक हाथ में फोन संभाले हुए उन्होंने चम्मच से थोड़ा सा खाना निकाला और रसोई में ही खाने लगे। घर की शांति, एयर कंडीशनर की हल्की सी आवाज, प्लेट पर चम्मच की आवाज, इन सब ने मिलकर एक अजीब तरह की शांति का माहौल बना दिया। खाना खाते समय माइकल की नजरें बार बार उसके फोन पर जा रही थी। सुपर एसोसिएशन फोरम की बदौलत माइकल का अलौकिक दुनिया का ज्ञान साथी होने से कहीं अधिक था, भले ही उसने अभी तक अवेकना अकादमी में दाखिला नहीं लिया था। उसने फोरम के मुख्य पृष्ठ को स्क्रॉल करने की जहमत नहीं उठाई। इसके बजाय वह सीधे निजी चैट सुविधा पर गया और साइट के एकीकृत एआई सहायक के साथ बातचीत शुरू कर दी। अपने सबसे प्रिय अमर प्राणी के गुणों को ध्यान में रखते हुए माइकल ने एक संदेश लिखना शुरू किया। फेड और घोस्ट दोनों ही छुपकर काम करने और हत्या करने की ओर झुकाव रखते थे, विशेष रूप से फेड, जिसमें अगर सही तरीके से पाला पोसा जाए तो लगभग एक परिपूर्ण हत्यारा बनने की क्षमता थी। उनके लिए उसने पूछा कि क्या ऐसी कोई ज्ञात सामग्री है जिसमें मजबूत छिपाने के गुण हो। ब्लू और पर्पल, जिनमें भ्रम पैदा करने वाली क्षमताओं के विकसित होने के संकेत दिखाई दे रहे थे, उनके लिए उन्होंने ऐसे किसी भी प्राकृतिक खजाने या सामग्री के बारे में पूछताछ की जिनमें अंतर्निहित भ्रमकारी गुण हो। लिली और बिगिनिंग के लिए उन्होंने टिकाऊपन पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने उन सामग्रियों की एक सूची मांगी जो शारीरिक लचीलापन, रक्षा या पुनर्जनन को बहुत हद तक बढ़ाने के लिए जानी जाती थी। स्पार्टन और लकी के बारे में वह हिचकिचाया। माइकल को यकीन नहीं था कि उनमें से किसी के लिए किस तरह की सामग्री उपयुक्त होगी। अतीत में उसने यह मान लिया था कि उसकी अद्वितीय प्रतिभा के कारण विकास में विफलता असंभव है। अब उसे इतना यकीन नहीं रहा। यदि गलत बाहरी सामग्री प्रक्रिया में बाधा डालती है तो इससे विफलता की संभावना बहुत अधिक हो सकती है। स्पार्टन के लिए वो वही हासिल करने की कोशिश कर सकता है जो वह लिली और बिगिनिंग के लिए करता है, लेकिन लकी के लिए उसके मन में अभी तक कुछ भी तय नहीं था। अपने विचारों पर अच्छी तरह से विचार करने के बाद उन्होंने सब कुछ संक्षिप्त रूप में एक स्पष्ट अनुरोध में समेट दिया। निम्नलिखित गुणों वाली सामग्री की तलाश है: छिपाव या गुप्तता में सुधार, भ्रम प्रकार के गुण, उच्च स्थायित्व और रक्षा क्षमता में वृद्धि। कृपया सुझाव केवल उन्हीं तक सीमित रखें जो लेवल 1 के सदस्य के लिए सुलभ हो। मुझे पता है कि सिस्टम मेरी रैंक दर्ज करता है, लेकिन मैं ऐसी चीजें नहीं देखना चाहता जो मुझे उपलब्ध न हो। उसने सेंड बटन दबा दिया। फिर वह पीछे की ओर झुक गई और सोच विचार करते हुए उसकी आंखें सिकुड़ गईं। अब उसे बस साइट के एआई द्वारा सुझावों को संकलित करने का इंतजार करना था। इसमें ज्यादा समय नहीं लगा। संदेश भेजने के 30 सेकंड से भी कम समय के भीतर एआई सहायक ने जवाब में टाइप करना शुरू कर दिया। ग्रेटर देन अनुरोध संसाधित किया जा रहा है या डेटाबेस से फिल्टर का मिलान किया जा रहा है, अनुमति स्तरों का क्रॉस रेफरेंसिंग किया जा रहा है। माइकल ने अपने भोजन का आखिरी निवाला खत्म किया, पास रखे तौलिए से अपना मुंह पोंछा और काउंटर पर झुक गया क्योंकि सूची वास्तविक समय में भरनी शुरू हो गई थी। परिणाम: आपके मापदंडों से मेल खाने वाली 27 सामग्रियां पाई गईं। एक शैडोवी फंगस, एक दुर्लभ गुफा में रहने वाला कवक जो अपने माना मास्किंग बीजाणुओं के लिए जाना जाता है। अक्सर स्टील थगिया हथियारे श्रेणी संवर्धन में उपयोग किया जाता है। सघन परिवेश माना वाले क्षेत्रों में काटा जा सकता है। अनुमानित बाजार मूल्य $28,000 प्रति पीस। 2 घोस्टरूट रेजिन, पुराने घोस्टवुड पेड़ों में पाया जाने वाला एक गाढ़ा रस। परिवेशी मानक क्षीणन को बढ़ाता है और दुश्मन के धारणा क्षेत्रों को कमजोर करता है। कीमत $12,000 से $18,000 प्रति ग्राम। 3 मिरल लोड्स पेटल्स, भ्रम प्रकार की सामग्री, माना से युक्त होने पर स्तरित छवि खंड उत्पन्न करता है। लागत $46,000 प्रति पीस। माइकल की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। वह स्क्रॉल करता रहा। ग्रेटर देन 4 आयरन लीफ बाग, प्राकृतिक कवच जैसे गुण।
कीमत $6,500 प्रति पीस। वह फिलहाल वहीं रुक गया, उसकी निगाहें सूची पर टिकी हुई थीं। कुछ चीजें पहले ही स्पष्ट हो गई थीं। अपनी संपत्ति के बल पर वह इन सभी चीजों को थोड़ी मात्रा में खरीद सकता था। उदाहरण के लिए घोस्टरूट रेजिन और आयरन लीफ बाग क्रमशः फेड और बिगिनिंग के लिए उपयुक्त प्रतीत होते थे। शैडोवी फंगस भी अच्छा था। साथ ही अगर यह उसके बस में होता तो उसे एक साथ कई सामग्रियों का उपयोग करने से कोई नहीं रोक सकता था। कई उपकरणों का उपयोग करके विकास करने वाली लिली ने इसे साबित कर दिया। मिरर लोड्स पेटल्स ने भी उन्हें काफी आकर्षित किया। माइकल स्क्रॉल करता रहा। ग्रेटर देन 17 वाइटल मॉस एक दुर्लभ मॉस जो ऊर्जा से पोषण प्राप्त करता है। परिष्कृत होने पर हल्के पुनर्जनन प्रकार के संवर्धन उत्पन्न कर सकता है। कीमत $19,000 प्रति पीस। 18 डिस्कसिल्क धागे एक दुर्लभ मानसपन कोकून से प्राप्त प्राकृतिक रेशे। आसपास की छायाओं के अनुकूल होने वाले आवरण गुण। परिष्कृत होने पर कुछ प्रकाश स्थितियों में निम्न श्रेणी की अदृश्यता प्रदान करने के लिए में डाला जा सकता है। लागत प्रति स्ट्रैंड $22,500। 20 माइंडवेल सैप मिराज विलो पेड़ से निकाला गया रस निष्क्रिय मानसिक आवरण प्रदान करता है और कमजोर पहचान क्षमताओं में हस्तक्षेप कर सकता है। कीमत $31,000 प्रति बोतल। माइकल ने स्क्रीन पर टैप किया। डिस्कसिल्क थ्रेड्स। ये घोस्ट या फेड के लिए एक संभावित विकल्प था। यह उसकी इच्छा के अनुरूप था और अंतिम कीमत भी बहुत अधिक नहीं थी। यदि वह इसे शैडोवीव या घोस्टरूट के साथ मिलाता तो ये शुरुआती रैंकों में देखे गए किसी भी स्टील्थ कोर से बिल्कुल अलग एक स्टील्थ कोर बना सकता था। माइंडवेल सैप की बात करें तो ये ब्लू या पर्पल के लिए उपयोगी प्रतीत होता था। फिर प्रविष्टियों का अगला समूह आया। 21 एबिस एम्बर मैनामृत क्षेत्रों में पाया जाने वाला कठोर मैना पत्थर। मैना प्रतिरोध बढ़ाता है और अक्सर कवच या अंडेड शेल संवर्धन में उपयोग किया जाता है। लागत प्रति टुकड़े $26,800। 22 ग्लिमर क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो मायावी प्रभावों को बढ़ाता है, अक्सर प्रक्षेपण प्रकार के मंत्रों में उपयोग किया जाता है। मृग तृष्णा प्रकार के उत्परिवर्तन विकसित करने वाले प्राणियों के लिए आदर्श। लागत प्रति क्रिस्टल $27,000। 23 स्टोनहॉट रेजिन गाढ़ा रस जो समय के साथ चट्टान जैसी खोल में कठोर हो जाता है। कवच को मजबूत करने के लिए उपयोग किया जाता है, विशेष रूप से लोहे आधारित सामग्रियों के साथ सम्मिलन करने पर प्रभावी। लागत प्रति यूनिट $30,000। 24 खोखले कोर का खोल खोखले भरिंग का खोल स्वाभाविक रूप से ध्वनि और ऊर्जा का पता लगाने का प्रतिरोध करता है। लागत प्रति खोल $44,500। 25, 26, 27। माइकल ने धीरे से सिर हिलाया। एबिस एम्बर और स्टोनहॉट रेजिन भी। उसने कल्पना की कि इन दोनों के संयोजन से लिली और बिगिनिंग रैंक 2 पर लगभग अजेय हो सकते हैं। ग्लिमर क्वार्ट्ज की तो निश्चित रूप से बैंगनी और नीले रंग के लिए था। माइकल ने जल्द ही एक सूची बना ली। अंतिम चयनित सूची। फेड और घोस्ट के लिए शैडोवी फंगस घोस्टरूट रेजिन डिस्कसिल्क थ्रेड्स हॉलोकोर शेल। नीले और बैंगनी रंग के लिए मिरर लोड्स पेटल्स ग्लिमर क्वार्ट्ज माइंडवेल सैप। लिली और बिगिनिंग के लिए आयरन लीफ बाग स्टोनहॉट रेजिन एबिस एम्बर वाइटल मॉस। यह एक अच्छी शुरुआत थी। अभी के लिए पर्याप्त। माइकल ने स्क्रीन बंद कर दी। उसका दिमाग पहले से ही संभावित संयोजनों, संभावनाओं और वैकल्पिक विकल्पों को छांटना शुरू कर चुका था। माइकल ने प्रत्येक नाम को ध्यानपूर्वक याद कर लिया, उन्हें मन ही मन दोहराता रहा मानो पत्थर पर उकेर रहा हो। उसका इरादा था कि वह कल रात मैज लियान को सौंपने वाली सामग्री सूची में इन्हें शामिल करेगा। उम्मीद है कि राज्य के भंडार में ये वस्तुएं और इनसे भी बेहतर विकल्प कहीं गुप्त रूप से रखे गए होंगे। माइकल ने खाने की थालियां धोई। पानी के छलकने की लयबद्ध ध्वनि से उसे शांति का अनुभव हुआ। हालांकि उसका दिमाग अभी भी उन सामग्रियों की बढ़ती सूची में उलझा हुआ था जिनकी उसे अपने मरे हुए प्राणियों के लिए आवश्यकता होगी। मैज लियान के साथ हुई बातचीत से उसे जो जानकारी मिली थी उससे उसे तसल्ली तो मिली, लेकिन तैयारियों की तात्कालिकता का बोझ उस पर अभी भी मंडरा रहा था। इतनी सारी बातों का ध्यान रखते हुए समय उसके लिए एक अनमोल विलासिता थी। काम खत्म होने के बाद वह अपने कमरे में लौट आया, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी चेतना को मूल देश में अपने शरीर में वापस लाने पर ध्यान केंद्रित कर पाता, उसका फोन वाइब्रेट हुआ और उसकी एकाग्रता भंग हो गई। माइकल ने नीचे देखा तो पाया कि यह एक ग्रुप टेक्स्ट मैसेज था। नोटिफिकेशन से पता चला कि यह उस समूह की ओर से था जिसे ब्राइट एकेडमी से जुड़े अवेकनेस के प्रभारी शिक्षक ने बनाया था, वही स्कूल जिसमें उनकी बहन लिली पढ़ती थी। जिज्ञासावश माइकल ने संदेश पर टैप किया और उसे पढ़ना शुरू कर दिया। सामग्री संक्षिप्त लेकिन प्रभावशाली थी। आगामी कॉलेज प्रवेश परीक्षाओं की तिथि निर्धारित हो गई है। परीक्षाएं 10 दिन बाद शुरू होंगी और 3 दिनों तक चलेंगी। परीक्षा का कुछ हिस्सा सार्वजनिक होगा। बाद वाले हिस्से ने माइकल को चौंका दिया। सार्वजनिक परीक्षा का प्रसारण क्यों किया जाएगा? उसने सोचा कि क्या ये संघ द्वारा आम जनता को अलौकिक दुनिया की एक झलक दिखाने का प्रयास था। एक हल्की सी आह भरकर माइकल ने अपना फोन जेब में रख लिया और अपना ध्यान आगे के काम पर केंद्रित कर लिया। आने वाले दिनों में बहुत कुछ करना था और अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी था कि वह अपने मरे हुए साथियों के लिए इकट्ठा की जा रही सामग्री और अपनी खुद की तैयारियों पर ध्यान केंद्रित करे। माइकल पालथी मारकर बिस्तर पर बैठ गया। उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत होने दिया। फिर उसने अपने स्टोर रूम में हाथ डाला। शक्ति के एक क्षणिक प्रवाह के साथ उसकी हथेली में एक छोटा धुंधला सफेद क्रिस्टल प्रकट हुआ। ये रैंक 2 का स्पिरिट क्रिस्टल नहीं था, वे तो बहुत ही कीमती होते हैं। उन्हें परिष्कृत करने में समय लगता है, उन्हें आत्मसात करने में समय लगता है। यह अनरेटेड था, जल्दी समझने के लिए एकदम सही। उसके पास अभी भी कुछ प्रथम श्रेणी के क्रिस्टल बचे थे, लेकिन उन्हें भी उसने लिली के लिए बचाकर रखा था। लिली जल्द ही उनका उपयोग कर पाएगी और उसे खुद उनकी ज्यादा जरूरत महसूस नहीं हुई थी। माइकल ने कुछ देर तक क्रिस्टल को घूर कर देखा, फिर अपनी उंगलियों से उसे कसकर पकड़ लिया। आज मैं अपनी बुद्धिमत्ता का स्तर 200 तक पहुंचा दूंगा, उसने बुदबुदाते हुए कहा।
प्रकाश का कोई नाटकीय विस्फोट नहीं हुआ, न ही ऊर्जा का कोई प्रवाह, बस एक कोमल स्पंदन हुआ। ऊर्जा उसके भीतर प्रवाहित हुई। उसके शरीर ने आत्मा क्रिस्टल की सामग्री को उत्सुकतापूर्वक ग्रहण कर लिया। माइकल ने अपनी आंखें बंद कर लीं और ऊर्जा के उसके शरीर में प्रवाहित होने पर उसने नियमित रूप से सांस ली। जब लगभग पूरी ऊर्जा अवशोषित हो गई तो उसने अपनी सांसों को धीरे धीरे चलने दिया। उसकी उंगलियां ढीली पड़ गईं। उसके हाथ में मौजूद क्रिस्टल चूर चूर होकर राख हो गया। तभी उसने अपनी स्थिति बदली। ऐसा इसलिए नहीं था कि वह अपना ध्यान रोकना चाहता था, बल्कि इसलिए कि किसी और चीज ने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। और ये थके हुए स्पिरिट क्रिस्टल की वजह से भी नहीं था। आपकी मानव शक्ति अत्यधिक है। आपने टेलीपैथी की क्षमता प्राप्त कर ली है। बुनियादी दक्षता प्रवीणता 2%। शारीरिक इंद्रियों का उपयोग किए बिना एक मस्तिष्क से दूसरे मस्तिष्क तक विचारों या सूचनाओं को सीधे प्रसारित करने की क्षमता। यह उस नए कौशल का विवरण था जो माइकल को तब प्राप्त हुआ जब उसकी बुद्धिमत्ता का स्तर 200 अंक तक पहुंच गया। एक पल के लिए तो उसे रोने का मन ही हुआ। आखिरकार इतने समय के बाद मैंने वास्तव में एक कौशल हासिल कर लिया। शुरू में वह इस बात से ज्यादा उत्साहित था कि उसे कोई ना कोई कौशल तो मिल ही गया, बजाय इसके कि वह कौशल किस प्रकार का है। लेकिन शुरुआती उत्साह कम होने के बाद उसने नोटिफिकेशन पर पलकें झपकाईं। टेलीपैथी। उसके चेहरे के भाव जिज्ञासा और हल्के संदेह के बीच के किसी भाव में बदल गए। उसे यकीन नहीं था कि यह बेकार साबित होगा या शक्तिशाली। टेलीपैथी। उसने धीमी आवाज में उस शब्द को फिर से दोहराया, ये जानने के लिए कि उसकी जबान पर वह कैसा लगता है। वह शब्द अनोखा, रहस्यमय भी लग रहा था, लेकिन अस्पष्ट था। उसने विवरण को दोबारा पढ़ा। ग्रेटर देन शारीरिक इंद्रियों का उपयोग किए बिना एक मस्तिष्क से दूसरे मस्तिष्क तक विचारों या सूचनाओं को सीधे प्रसारित करने की क्षमता। माइकल ने भौहें चढ़ा ली। कोई कूलडाउन नहीं, कोई मैना कॉस्ट नहीं लिखी, रेंज भी नहीं। उसने इसे चालू करने की कोशिश की। कुछ नहीं हुआ, या शायद कुछ हुआ हो। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान केंद्रित किया। अरु तुम। उसने दृढ़ता से उन शब्दों को सोचा और मानसिक संकेत को उस मृत मानव की ओर निर्देशित किया जो एक वफादार प्राणी की तरह चुपचाप उसके बिस्तर के बगल में खड़ा था। 1 सेकंड बीत गया, फिर 2। उस मरे हुए प्राणी का सिर थोड़ा सा हिला। उसकी निगाहें उसकी ओर मुड़ गईं। हाँ मास्टर। माइकल की आंखें भी थोड़ी चौड़ी हो गईं। क्या तुमने वो आवाज सुनी? उसने जोर से पूछा। हाँ मास्टर। माइकल ने पलकें झपकाईं। उद्धरण चिन्ह ... तो तुम्हें कुछ महसूस हुआ? माइकल को अविश्वसनीय महसूस हुआ। यह जानना जरूरी है कि उसने अभी अभी स्पार्टन से जिस माध्यम से संवाद किया वह नेक्रोमेंसर और एंडेव के रूप में उनके बीच के संबंध के माध्यम से नहीं था। टेलीपैथी। जिस तरह वह बिना बोले अपने मरे हुए साथियों को आदेश दे सकता था, अब ऐसा लग रहा था कि वह उस मौन संचार को दूसरों तक भी बढ़ा सकता है। मुझे बस आश्चर्य हो रहा है कि क्या इसकी भी ऐसी ही कोई सीमा है। उसके मरे हुए साथियों के साथ दूरी मायने रखती थी। अगर वे बहुत दूर चले जाते तो उनके बीच का संपर्क कमजोर हो जाता। उसकी दूसरी क्षमता, इंद्रियों को साझा करना, भी एक निश्चित सीमा के बाद बेकार हो जाती थी। लेकिन टेलीपैथी, वो अलग ही अनुभव था। व्यापक, अधिक स्वतंत्र। माइकल ने अपना सिर झुकाया। उसके चेहरे पर विचारशील भाव आ गए। वह ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि आखिर इस कौशल की सीमाएं क्या है। जिस चीज ने उन्हें चौंका दिया वह थी इसमें खर्च होने वाली ऊर्जा। उनकी अन्य क्षमताओं के विपरीत टेलीपैथी के लिए किसी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती थी। इसके बजाय इसने एक अधिक सूक्ष्म चीज को छुआ, उनकी मानसिक ऊर्जा को। इससे उसे एक तरह से ध्यान लगाने की याद आ गई। शायद ध्यान की तरह एकमात्र सीमा स्वयं वह स्वयं ही था। जिज्ञासा से भड़कते हुए माइकल ने अपनी आंखें बंद कर ली। वह कुछ नया आजमाना चाहता था। माइकल ने धीरे से सांस ली, फिर नाक से सांस छोड़ी। उसका मन शांत और एकाग्र हो गया। वह सबसे पहले ये देखना चाहता था कि वह अपनी जागरूकता, अपनी इंद्रियों को कितनी दूर तक बढ़ा सकता है। उसने अंतर्मन की ओर हाथ बढ़ाया, न कि शक्ति प्राप्त करने के लिए, बल्कि अपनी चेतना को अपने शरीर से परे विस्तारित करने के लिए। इसका वर्णन करना कठिन है। यह उसके होश के किनारों पर एक झुनझुनी के रूप में शुरू हुआ। फिर यह बढ़ता गया। 5 मीटर, 20, 100। वह अपने आसपास की जगह को बारीक विवरण के साथ महसूस कर सकता था। उसके कमरे की रूपरेखा, दीवारों में हल्की सी स्थैतिकता। 200, 500, 1000। यह न तो दृष्टि थी, न ध्वनि और न ही स्पर्श। ये जागरूकता थी, मानो वह उपस्थिति की लहरों से भरी झील के बीच में एक स्थिर बिंदु बन गया हो। उसकी दृष्टि और भी दूर तक फैली हुई थी। इमारतें, दूर की हलचलें, जिले से परे सड़क पर चलते लोग जो अपने ऊपर से गुजरती अदृश्य दृष्टि से अनभिज्ञ थे। 1500 मीटर। इस समय मानसिक तनाव का असर दिखने लगा। कनपटी पर हल्की जलन महसूस हुई, लेकिन असहनीय नहीं। 2000 मीटर। माइकल की सांस थोड़ी अटक गई। उन्होंने इससे पहले कभी इतनी दूर तक पहुंचने की कोशिश नहीं की थी। वह धीरे धीरे पीछे हट गया। उसकी चेतना का दायरा सिकुड़ता गया, यहां तक कि वह एक बार फिर उसके शरीर के करीब स्थिर हो गया। माइकल ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। बुरा नहीं है, उसने बुदबुदाते हुए कहा। उनकी उच्च बुद्धिमत्ता के कारण उनकी मानसिक क्षमता हमेशा से ही प्रभावशाली रही थी, लेकिन अब उन्हें याद दिलाया गया कि वे अलौकिक शक्तियों की दुनिया में अभी भी एक नवागंतुक है। वह ताकतवर था, माइकल इतना तो जानता था, लेकिन बिना स्तर बढ़ाए भी वह एक और बात समझ गया। उसका अधिक अनुभवी संस्करण आसानी से वर्तमान संस्करण को पछाड़ देगा। ये ठीक था, यही भावी माइकल की समस्या थी। फिलहाल माइकल कुछ नया करने की कोशिश करने के लिए बहुत उत्साहित था। माइकल ने एक और धीमी सांस ली। उसका काम अभी खत्म नहीं हुआ था। इस बार उन्होंने केवल अपनी जागरूकता बढ़ाने के बजाय किसी और चीज पर ध्यान केंद्रित किया, संबंधों पर। उसने अपनी इंद्रियों को फिर से फैलाया और जागरूकता के उस शांत सागर को बाहर की ओर लहरों की तरह फैलने दिया। 1000 मीटर, 1500, 2000 मीटर के दायरे में उसने जीवन के संकेतों पर ध्यान केंद्रित किया।
उसने सबसे नजदीकी व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित किया। पास के एक अपार्टमेंट की तीसरी मंजिल पर एक महिला वीडियो कॉल पर किसी से बात कर रही थी। उसकी आवाज उस तक नहीं पहुंची, लेकिन उसकी उपस्थिति का एहसास जरूर हुआ। माइकल ने अपना ध्यान केंद्रित किया और मन ही मन फुसफुसाया, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? कोई जवाब नहीं था। उसने दोबारा कोशिश की, इस बार थोड़ा और दृढ़ होकर, विचार को दबाव की किरण की तरह निर्देशित करते हुए। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? बातचीत के बीच में ही महिला रुक गई। उसके चेहरे पर थोड़ी सी उलझन झलक रही थी। उसने कमरे में चारों ओर नजर घुमाई, फोन करने वाले से कुछ बुदबुदाया और फिर सिर हिला दिया। माइकल ने तुरंत अपना ध्यान वापस केंद्रित किया। उसे निश्चित रूप से ऐसा महसूस हुआ होगा, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसने दोबारा कोशिश की। इस बार उसका निशाना एक युवक पर था जो हेडफोन लगाए फुटपाथ पर तेजी से चल रहा था। नमस्ते। कुछ नहीं, माइकल ने थोड़ा और जोर लगाया। वह आदमी धीमा हो गया। उसका सिर अचानक ऊपर उठा। उसने उलझन में चारों ओर देखा, एक येब निकाला, फिर अपना सिर हिलाया और चलता रहा। माइकल आराम से बैठ गया। उसका दिमाग संभावनाओं से भरा हुआ था। अब तक के नतीजे मिले जुले रहे हैं। संदेश पूरी तरह से समझ में नहीं आया, लेकिन उसकी मौजूदगी का एहसास जरूर हुआ। बेहतर दक्षता के साथ शायद स्पष्टता भी आ जाए। माइकल ने धीरे से सांस छोड़ी। ठीक है, दायरा वास्तविक है। स्पष्टता एकाग्रता पर निर्भर करती है, दक्षता संभवतः दोनों को बढ़ाती है। वह थोड़ा पीछे झुक गया और हल्की सी मुस्कान दी। यह एकदम सही नहीं था, लेकिन कुछ तो था। उसने सोचा कि इससे उसे अपने मरे हुए सैनिकों के समूह को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने में भी मदद मिल सकती है। इस नए कौशल के साथ उन्हें निर्देशित करना और समन्वय करना विशेष रूप से दूरियों पर काफी आसान हो सकता है। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। टेलीपैथी की मदद से उसने एक और कदम आगे बढ़ा लिया था। एक सच्चे नेक्रोमेंसर बनने की राह पर एक और कदम आगे। एक शक्तिशाली व्यक्ति